कि हम वीडियो में FY BCom के जो सब्जेक्ट अकाउंट है गुजराती मीडियम में उसके थियोरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो हिसाबी पद्धतिનો अर्थ પહેલા વ્યક્તિના કે ધંધાના આર્થિક વ્યવહારોને એક ચોક્કસ સમય પૂરતા ચોપડામાં પદ્ધતિસર નોંધવાની રીતને નામો એટલે હિસાબો કહેવામાં આવે છે। વ્યક્તિના કે ધંધાના व्यक्ति खुद के जैसे कि स्त्री होती है, हाउसवाइफ होती है, वो खुद का भी तो अकाउंट हिसाब रखती है ना, व्यक्तिगत खुद का रखती है कि भाई मैंने इतने का ये खरीदा, इतने का ये खरीदा, खुद के हस्बैंड को हिसाब बताने के लिए। वैसे या धंधे में, या धंधा ना आर्थिक व्यवहार हो, या धंधे में हम लोग देखते हैं कि हमने आज का इतना बेचा, आज जितना खरीदा, वो व्यवहार हो यानी ट्रांजेक्शन एक चौक्कस समय पूरता चोपड़ा में यानी 1 महीने का बनाते हम चोपड़े में, 1 महीने का। ऐसे घर के लिए तो हम 1 महीने का बनाते हैं हिसाब, पद्धति से बनाते भाई, 1 दिन का, दूसरा दिन का, इसके अंदर लिखेंगे डेट, कॉलम बनाते हैं ना, पर्टिकुलर, रुपया, वो सब लिखते, वो पद्धति एक नोंधवानी રીત ने वो રીત को क्या कहते हैं, हिसाबो या नामो कहेवामां आवे छे। ठीक है। आ व्याख्या करता વધુ वैज्ञानिक અને ચોક્કસ व्याख्या नीचे मुजब है। वो थोड़ी शॉर्ट थी, आसान शब्दों में थी, अभी इन्होंने घुमा फिरा के बोला। श्री कार्टर लखे छे, वो लिखता है क्या, नाणु अथवा नाणाना जेमनु मूल्य आंकी शकाय, नाणु पैसे या जिसकी भी नाणु में मूल्य आंकी शकाय, जैसे कि कोई चीज़ की मूल्य आंकी शकाय, हम गिन सकते भाई इसकी वैल्यू इतनी है, ज़मीन की वैल्यू इतनी है। एवी वस्तु हो अगर जिसकी वैल्यू लेकिन नहीं माप सकते, जैसे कि एक इंसान की इमोशन की वैल्यू वो हम नहीं माप सकते, तो उसका हिसाब थोड़ी ना रखेंगे। इसमें बोला आंकी शकाय यानी गिन सकते। फेर बदली जेमा थती हो या फिर कोई वस्तु की चोखे के बदले में कपड़े वो होय तेवा बधा वेपारी व्यवहारोने व्यवस्थित रीते अने साची रीते यानी सच्ची में, जैसे कि हमने 15 रुपये के चोखा खरीदा लेकिन 20 रुपये में लिख दिया तो साची रीते थोड़ी हुआ, ये लोग बोले साची रीते। हिसाबना चोपड़ा में लखने की कड़ा यानी डेबिट, वो उधार, जमा, वो सब कड़ा है ना, वो रूल है। विज्ञान एटले नामू यानी हिसाब। नाणा में आंकी शकाय, नाणा में हम गिन सकते, या वस्तु के फेर बदली में हमने कोई चीज़ लिया हो उसको व्यापारी व्यवहार, व्यापारी सारे उसको व्यवस्थित रीते कैसे व्यवस्थित करना है। आज का 1 तारीख का डाला, 2 पेज छोड़ के 3 तारीख का, ऐसा नहीं, व्यवस्थित रीते करना है दूसरे पेज में ही। ठीक है, वैसा। अब तीसरा, अमेरिकानी नामा पद्धतिनी संस्था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ये पूरा याद रखना पड़ेगा आपको, इसका फुल फॉर्म। आ पहली व्याख्या उसने व्याख्या दी, नामा पद्धति एटले जे व्यवहारो अने बनावो ओछामां ओछा अंशतः यानी थोड़ा रीते नाણાકીય स्वरूपना छे। नामा पद्धति एटले व्यवहारो यानी कोई ट्रांजेक्शन किया, जैसे कि ग्राहक को बेचना कोई माल, या बनावो या कोई घटना हो गई, जैसे कि लॉस हो गया, चोरी हो गई। ओछामां ओछा, कम से कम, अंशतः यानी वो भी कम, अंश यानी अंश बोलते थोड़े अंश में, नाણાકીય स्वरूप में है, उसको नाણાકીय स्वरूप में हम माप सकते। भाई 2 लाख की चोरी हो गई, 3 लाख की, ऐसा अगर चोरी हो गई बस इतना, दिल की चोरी हो गई तो उसको थोड़े नाણાકીય स्वरूप में हम माप सकते। कैसा नाણાકીય स्वरूप में हम माप सकते, वो ही होना चाहिए। तेने महत्वपूर्ण रीते नाणा स्वरूपे नोंधवानी, उसको कैसा नाણાકીય स्वरूपे 2 लाख लिखा, हमने अमाउंट लिखा, नोंधवानी, वर्गीकरण, उसमें वर्गीकरण किया, कल का, आज का, परसों का, ऐसा डेट वाइज करवानी, तथा सारांश काढ़वानी। सारांश यानी उसके अंत में हमने बोला कि आज के ये महीने में हमने 2 लाख का टर्नओवर किया, 2 लाख के कपड़े बेचे, वो सारांश काढ़वानी, तथा लोग कारणों अर्थघटन, या फिर कोई नुकसान हो गया तो उसका नुकसान क्यों हुआ, उसका कारण अर्थघटन करवानी कड़ा, उसको कहते हैं नामा पद्धति। ठीक है, वर्ड मीनिंग तो मैंने सबके समझा दिए, लेकिन थोड़े यह वर्ड जो है ना आपको बैठा लिखना पड़ेगा, तो उसको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है। हमें भागीदारी पेढ़ीનું कंपनीने वेचाण के कंपनीना रूपांतरण, भागीदारी पेढ़ी किसको कहते हैं, जहाँ 2 या 4 या 5 या कितने भी अनलिमिटेड इंसान मिल के एक पेढ़ी एक काम करते,
बोलते भाई 10,000 तू मिला, 10,000 मैं मिला, सब पैसे मिला के एक धंधा चालू करते, उसको भागीदारी पेढ़ी कहते हैं। कंपनी नहीं वेचाण, उसको बेचते वो लोग मिलके। जैसे 5 लोग ने एक धंधा चालू किया था, अब क्या चाहते वो लोग? बेचना या फिर कंपनी में रूपांतर करना चाहते हैं। एक इंसान ने बोला, एक कंपनी के ओनर ने बोला कि ये तुम्हारा 5 लोगों का भागीदारी पेढ़ी मुझे बेच दो, तो रूपांतर कहलाता है। उसको कहते हैं रूपांतर, यानी बदलना। वो अब एक ही के इंसान में आ जाएगा। अभी कितने 5 लोग के हाथ में था वो धंधा ऐसा। हम भागीदारी पेढ़ी પોતાનો ધંધો ચાલુ લિમિટેડ कंपनी ने बेची दे, यानी बेच देती है एक इंसान को, अथवा पोते ज एक नवी कंपनी स्थापित। या फिर कोई इंसान क्या बोलता है, 5 भागीदार है, वो बोलता है भाई सबके पैसे मैं दे रहा हूँ, अभी मेरे नाम पे कर दो धंधा। वो त्यारे तेने भागीदारी पेढ़ीનું કંપનીને વેચાણ, हमने दूसरों को बेच दिया तो कंपनी ने वेचाण के पेढ़ीનું કંપનીમાં રૂપાંતર, यदि खुद ही अगर ले लिया एक इंसान ने तो कंपनी में रूपांतर કહેવામાં આવે છે। જ્યારે પેઢી પોતાનો ધંધો કંપનીને વેચી દે છે ત્યારે પણ ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જનની માફક જ હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવે છે। વિસર્જનની વાકમ, यानी हम लोग सोचेंगे भागीदारी पेढ़ी अब टूट गई, अब नई कंपनी में बनेगी। विसर्जन यानी टूट जाना। तब उसमें पूरा मूल्यांकन का खाता बनाते, भागीदारों का खाते बनाते ना, उसको वो सारी प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। वहीं पर माल मिलकत निकाल खातू बनाते हैं ना हम लोग कि भाई ये इसको दे देंगे, अ को देंगे, ये ब को देंगे, ऐसा उसके पैसे इतने थे, उसको इतने पैसे देने, वो ज़मीन देनी है उसको। पढ़ा होगा सब में आपने दाखलों में। तफावत फक्त એટલો છે કે મિલકતો જુદું કિંમતે રોકડેથી નહીં વેચતા તેમજ દેવા અલગ નહીં ચૂકવતા, બધી જ મિલકતો અને દેવા कंपनी ले ले छे, या फिर कंपनी को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते पूरा धंधा, पूरा देवा। भाई एक इंसान को बोलेंगे भाई इतना देवा भी तुम्हें ही देना है और मिलकत भी सब तुम्हारी, हम लोग को इतना अमाउंट दे दो, 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपये दे दो। आना बदलाમાં कंपनी પોતાના શેર, ડિબેન્ચર या રોકડ खरीद कीमत पेटे चूकवे छे। खरीद कीमत पेटे यानी वो रोकड़ा भी दे सकती है 1 करोड़, या फिर 1 करोड़ के शेयर या डिबेंचर, कोई वस्तु भी दे सकती है, ठीक है। भागीदारी पेढ़ीનું रूपांतर उसको कहते हैं। अब है किसकी व्याख्या है? पाका सरवैया बैलेंस शीट, उसकी व्याख्या। पाका सरवैया में 2 चीज़ होती है ना, क्या क्या होती है? 2 चीज़, एक होती है मिलकत, एक होती है, एक बाजू होता है देवा, जवाबदारी। गूथमैन पाका सरवैया अमुक मुदत यानी समय। पाका सरवैया कितने साल का बनता है? 1 साल का ही बनता है। गाड़े लेवामां आवता नाણાકીય સ્થિતિના नमूना तरीके गणवामां आवे छे। हम लोग 1 साल में कितनी मिलकत बेची, खरीदी, वो मुद्दत की सारी चीज़ों को वर्णेंगे यानी लिखेंगे, ठीक है। उसको कहते हैं पाका सरवैया। अब एंथोनी यानी रीस, इसने अलग व्याख्या दी। पाकू सरवैयो को हिसाबी व्यक्ति ने अमुक समयनी चौक्कस घड़ीए आर्थिक परिस्थिति रजू करे छे। आर्थिक परिस्थिति यानी अगर कोई इंसान का देवा उसकी मिलकत से ज़्यादा है तो उसकी परिस्थिति क्या कहेंगे हम? खराब है। लेकिन उसकी मिलकत ज़्यादा है, देवा कम है, तो उसकी परिस्थिति अच्छी है उसकी। तो पाका सरवैया क्या करता है? 2 चीज़ बताता है, क्या? मिलकत और जवाबदारी। तो वो उसकी परिस्थिति को क्या करता है? बताता है, रजू करता है। કેટલીક बार आर्थिक परिस्थिति दर्शावतु पत्रक, इसलिए उसको क्या कहते हैं? आर्थिक परिस्थिति यानी पैसे की परिस्थिति दर्शावतु पत्रक तरीके पर ओळखवामां आवे छे, ठीक है। अगर कोई लोन लेना है तो हम उसका पाकू सरवैयो बता देंगे, खुद का या फिर कंपनी का, तो हमें लोन मिल जाती है। अगर हमारी परिस्थिति अच्छी दिखेगी तो हम लोग को लोन देंगे, अगर ख़राब दिखेगी, उनको लगेगा भाई ये जवाबदारी इसके लोन पहले से ही ज़्यादा है, तो वो देंगे नहीं, ठीक है। अब परतंत्र शाखाना हिसाबो। परतंत्र यानी दूसरो तंत्र, पर यानी पारका, दूसरा। शाखा यानी बताया ना, ब्रांच। हिसाबो लखवानी रीतो, જ્યારે मुख्य ऑफिस, खुद की मेन ऑफिस, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच है, लेकिन मेन ब्रांच तो क्या है? बड़ौदा में। वैसा मुख्य ऑफिस शाखा पर વધુ અંકુશ રાખવા માંગતી હોય ત્યારે શાખાના હિસાબો પોતાના ચોપડામાં લખે છે। जैसे अंबानी के बिजनेस बहुत सारे, रिलायंस जियो है, रिलायंस है ना, पेट्रोलियम है, तो वो क्या करती है? जो उसका मेन बिजनेस तो कहाँ है? मुंबई में। वो सबके हिसाब मंगाती है, हर एक ब्रांच के। और सूरत में जो ब्रांच है, बेंगलोर में जो ब्रांच है, सबके हिसाब खुद मंगाती है और उसको देखती है। पोताना चोपड़ा में, खुद के चोपड़े में भी लिखती है। अने शाखा स्वतंत्र हिसाबों रखती नहीं, और वो शाखा को स्वतंत्र खुद के हिसाब रखने देती नहीं है। बोलती है सब चीज़ें, सब पैसे हम लोग को मुंबई में भेजो, भले से तुम सूरत में कमा रहे हो। जो कि शाखा मुख्य ऑफिस
પાસેથી મળેલી માલ, વૈચેલ માલ, મળેલ અને खर्चेल रोकड़ वगैरह बाबतों नोंधे छे। शाखा क्या नोंधेगी कि भाई मुंबई से हमको इतना माल मिला, इतना माल हमने रिटर्न किया, इतने पैसे मैंने दिए, वो सबका हिसाब रखेगी, है ना, ताकि वो बोल सके एक दिन कि भाई इतने पैसे तुमने दिए थे, इतने हमने दिए, वैसा। परंतु संपूर्ण हिसाब ही चोपड़ा रखती नहीं, लेकिन खुद क्या करती है शाखा, पूरा हिसाब खुद रखती नहीं है। पाका सरवैया नहीं बनाती है, खुद का कुछ नहीं बनाती है, ठीक है, लेकिन हिसाब रखती है। मुख्य ऑफिस जैसे हमें मम्मी पैसे देते तो हम हिसाब नहीं रखते, वो पैसे हमारे थोड़े ना होते, मम्मी के होते। मम्मी हमें कोई देती कि भाई ले 1000 रुपये, तो हमें उसको हिसाब देना पड़ता है ना, मतलब ऐसे मम्मी को हिसाब देना पड़ता है। मम्मी 200 की ये खरीदा, 100 रुपये का पर्स, ऐसा सब। वो मुख्य ऑफिस पोताना ચોપડામાં દરેક શાખા માટે अलग खातु, तो मम्मी क्या करती है फिर खुद के खाते में लिखती है कि आज इस बार मैंने 1000 रुपये दिए ये बच्चे को, ऐसा, है ना, खुद का हिसाब रखती है। अभी शाखा ने परतंत्र शाखा कहे छे। परतंत्र यानी दूसरे पे डिपेंड, ऐसी शाखा को क्या कहते हैं, दूसरे पे आधारित शाखा परतंत्र शाखा कहते हैं। लक्षण, परतंत्र शाखाना लक्षणों नीचे मुजब गणी शकाय। शाखा फक्त मुख्य ऑफिस पासेथी મળેલા માલનું વેચાણ એટલે કે બજારમાંથી તેને માલ ખરીદવાની સત્તા होती ही नहीं, यानी उसको बाहर से वो नहीं खरीदेगी, उसको डायरेक्ट मुंबई से ही माल आएगा, वो खुद नहीं खरीद सकती, उसके पास सत्ता यानी ऑथोरिटी हक ही नहीं है। मुख्य ऑफिस शाखा ने मूળ किंमतें तथा भरतिया कीमतें माल पूरा पाड़े छे। भरतिया यानी कि थोड़ी ज़्यादा कीमत पे, मूળ यानी कम। जैसे कि मूળ कीमत 100 है तो शाखा को क्या 102 में देगी, वो बोलेगी 150 में बेच, तो उसको भरतिया कीमत कहते हैं। या फिर 100 में ही दे देगी, बोलेगी 100 रुपये में बेच देगी। शाखा माल रोकड़ेथी बेचवानो होय छे। शाखा को माल कैसा रोकड़ेथी बेचवानो, क्योंकि उसका खुद का थोड़ी ना है, ब्रांच का खुद का थोड़ी ना होता है। रिलायंस जियो का खुद का थोड़ी ना है, वो रिलायंस जियो की ब्रांच है सूरत में, तो वो थोड़ी ना उधार रखेगा, वो बोलेगा भाई मुझे सामने वाले को पैसे देने, अंबानी जी को, सर को। जो कि કેટલી વખત શાખા ने उधार माल बेचवानी पर छूट આપવામાં આવે છે, लेकिन अगर वो उसके मेन सेट बोलेगा कि भाई तू उधार में माल दे सकता है तो वो दे सकता है, ठीक है, खुद के मन से नहीं बोल सकता, नहीं दे सकता। શાખાના સામાન્ય અને નિયમિત ખર્ચાઓ જેવું કે ભાડું, કરવેરા, पगार, वीमो, प्रिंटिंग, स्टेशनरी वगैरह मुख्य खर्च ऑफिस चुकवे छे। उसका शाखा का जो भी खर्च होगा वो डायरेक्ट कौन चुकेगा, उसका मेन ऑफिसर या मेन ऑफिस जो मुंबई में है। जैसे मैंने रिलायंस का उदाहरण ले रही हूँ तो मैं उसका ही बोल रही हूँ बार बार, तो वो कौन चुकेगा, मुंबई ऑफिस वाले, ठीक है, उसके मेन ऑफिस के। શાખાના પરચુરણ यानी छोटे मोटे खर्चे જેવા કે લાડી ભાડું, ताटपाल वगैरह માટે मुख्य ऑफिस से पेटा रोकड़ आपे छे। लेकिन अब कोई मीटिंग करने के लिए हम चा पानी मंगाते तो वो भी खर्च क्या, वो बोलेगा, फ़ोन करेगा ऑफिस को, भाई मेरे को 10 रुपये दे, 20 रुपये नहीं, उसके लिए वो कुछ 1000-2000 रुपये शाखा को पहले ही मुख्य ऑफिस दे देती है कि तू परचूरण खर्चा कर लियो, मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान मत करियो। छठा, शाखाए दररोज रोकड़ वेचाणनी रकम तथा उधार वेचाणनी होय तो देवादारो पासेथी मळेली रकम ऑफिस ने मोकली पड़े छे। शाखा को क्या करना पड़ेगा, रोज जितने माल बेच रहा है उतने सारे पैसे और सारी नोंद मुख्य ऑफिस को देनी पड़ेगी। अगर उधार में बेचा है तो आज अगर उधार देवादार ने पैसे दे दिए तो वो पैसे भी उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारे लक्षण है किसके, परतंत्र के, शाखा के, ठीक है, जो बहुत एमपी आपको याद हो जाएंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। 1-2 बार वीडियो को सुन लोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी।